नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्व सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे, जिन्होंने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का बुर्का खींच दिया था। इस घटना के बाद विपक्ष नीतीश कुमार और भाजपा पर हमलावर है, जबकि मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार के इस हरकत से नाराज हो गए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। वो अब कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई है। फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वहीं अब हिजाब विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय रंग ले लिया है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी की एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से। तो इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। लखनऊ में यह शिकायत दर्ज हुई है। सुमैया राणा ने पुलिस में सीएम के खिलाफ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी आपको बता दें एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया था नीतीश कुमार का। और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा का कहना है इस पूरे मामले में, उनका भी बयान आया है। सुमैया राणा ने कहा है कि यह घटना समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। सुमैया राणा का यह कहना है। और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान के डॉन शहजाद ने भी आपको बता दें धमकी दी है। डॉन शहजाद भट्टी ने सीएम नीतीश कुमार को धमकी दी है। सीएम नीतीश ने हिजाब खींचा और नुसरत ने बिहार छोड़ दिया है। परिवार के पास कोलकाता वापस चली गई है नुसरत। फिलहाल वो बिहार सरकार में काम करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके तो नुसरत ने कहा है कि मैं ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो इंटेंशनली था, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ वहाँ बहुत सारे लोग थे, नुसरत का कहना है ये। डॉक्टर नुसरत कुछ तो हंस रहे थे, एक लड़की होने के नाते वो मेरे लिए अपमान जैसा था। इस पूरे मामले पर नुसरत का जो बयान आया, वो दिन याद करके सहम जाती हूँ, नुसरत का कहना है। हिजाब विवाद ने आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय रंग भी अब ले लिया है। पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी की एंट्री भी इसमें हो चुकी है। डॉन शहजाद भट्टी ने सीएम नीतीश को धमकी दी है। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके बाद में। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। अच्छा, इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 7 मई को हुए आधे घंटे के हवाई युद्ध में भारत पूरी तरीके से हार गया था, भले ही लोग इसे माने या ना माने। इस दौरान भारतीय विमानों को मार भी गिराया गया था। वायुसेना पूरी तरीके से जमीन पर खड़ी थी, एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। चौहान के अनुसार अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ता तो पाकिस्तान की ओर से उसे मार गिराए जाने की बहुत अधिक संभावना थी। यह वजह थी कि वायुसेना को पूरी तरीके से जमीन पर रोक दिया गया था। इधर चौहान के इस बयान को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जब संसद में शांति बिल 2025 पर चर्चा हो रही है तो पृथ्वीराज चौहान का भारतीय सेना और उसकी ताकत पर
हमला पूरे भारत के मनोबल पर हमला है। वे विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। कांग्रेस भारत के साथ गद्दारी कर रही है। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान के बयान से पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान की मीडिया में चौहान की बाइट को कोट कर चलाया भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जीता था। तो ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान एक बार फिर से आया है। आधे घंटे में हार गया था भारत, चौहान का कहना है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि अब इनके बयान से पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीत का डंका बजाते हुए अब नजर आ रहा है। भारत में कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं गांधी परिवार के, और खास करके राहुल और प्रियंका वाड्रा जी के काफी नजदीकी जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का बुधवार को यह भाषण कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहले ही दिन हम हार गए थे, अर्थात भारतवर्ष हार गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई थी। भारत के हमारे जो हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उनको स्ट्राइक डाउन कर गया था। मैं कहूंगा ये गद्दारी से भरा हुआ स्टेटमेंट है, और आज उन्होंने उस पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अब इस हाई प्रोफाइल केस में सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया से आगे की पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी और पूरी जांच को अवैध बताया। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने दलील दी कि गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 15 के तहत दर्ज बयानों के आधार पर की गई है। ये बयान पप्पू बंसल, के श्रीवास्तव और निखिल चंद्राकर के बताए गए हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद ईडी को सौम्या चौरसिया की 2 दिन की रिमांड दी है। ईडी ने 2 दिन की ही रिमांड मांगी थी। शुक्रवार दोपहर सौम्या चौरसिया को विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला केस है ये, और कोर्ट ने ईडी को सौम्या चौरसिया की 2 दिन की रिमांड दी है। सौम्या चौरसिया 115 करोड़ रुपए मिले थे सौम्या चौरसिया के पास से, हवाला के जरिए ये रकम पहुंचाई गई थी। तो कांग्रेस के शासनकाल वर्ष 2019 से 23 के बीच ये पूरा घोटाला हुआ था। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायालय के प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने से कांग्रेस में उत्साह। फैसले के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में राजधानी भोपाल में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय का घेराव से पहले रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान भाजपा कार्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। वहीं अनेक जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग पर चढ़ने के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के इशारे पर कार्यकर्ताओं ने एक बस को घेर लिया। समझाइश पर नहीं मानने पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बस रोके जाने पर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। नेशनल हेराल्ड पर फैसले से कांग्रेस में काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा है। फैसले का समर्थन और केंद्र के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यालय घेरने निकले थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। बस रोकने की कोशिश की इन कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। होती तो आज हम माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बीसीसी कार्यालय से भाजपा कार्यालय घेरने के लिए गए थे शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन बीच में बैरिकेड लगा के रोक दिया। हमारे ऊपर वाटर कैनन का उपयोग किया, लाठीचार्ज किया गया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार करके ले गए पूरे साथियों के साथ में, और हम इसकी निंदा करते हैं। अगर उनको शीघ्र नहीं छोड़ा तो हम यहाँ पर और बड़ा आंदोलन करेंगे। 5 नंबर तक की जो इन्होंने परमिशन दी थी तो हम तो 5 नंबर तक भी नहीं पहुंचे, और हमें परमिशन 5 नंबर, हम तो घेराव करने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी और ईडी का जो कार्यालय है वहां पे जा रहे थे। हम जहां से ईडी कंट्रोल होता है वहां जा रहे थे। हमारा उद्देश्य तो वहां पे जाना था। हम बीच में क्यों रुकेंगे?
करेंगे। फाइनली उनको उपद्रव कर रहे थे, आगे कहना नहीं मान रहे थे, तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जीतू पटवारी को भी हिरासत में लिया गया तत्कालिक रूप से, क्योंकि वो कहना नहीं मान रहे थे तो हिरासत में लिया। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरी, नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुंह गिरी। अब ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। कांग्रेस इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यालय को घेरने जा रही थी। इसकी आक्रमणता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की, डंडे मारने की और गिरफ्तार करने की। इधर दिल्ली के जंतर मंतर में छत्तीसगढ़ शिवसेना ने धरना दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शिवसेना के अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने कहा कि हिंदू राष्ट्र निर्माण चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, इसके साथ ही पूरे देश में और एनआरसी लागू होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के सभी वर्गों में लागू किया जाए। हिंदू राष्ट्र की मांग शिवसेना के द्वारा काफी समय से उठाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 11 नवंबर से 14 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा निकाली। इसके पहले छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए गए थे। हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ ही गौ हत्या, धर्मांतरण, रोहिंग्या मुसलमान जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए जा चुके हैं। तो जंतर मंतर में छत्तीसगढ़ शिवसेना का धरना देखने को मिला। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर यह धरना दिया गया है। गौ हत्या बंद कराने की मांग है शिवसेना की। तो पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की मांग भी शिवसेना कर रही है और हमेशा करते हुए भी आई है। ये हम लोग का 5वां धरना है दिल्ली में, जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में ही 10 जिलों पे हम लोग हिंदू राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए हम लोग वहाँ भी प्रदर्शन एक दिवसीय कर चुके हैं। इसके बाद भी हमारे लगातार कार्यक्रम रायपुर में लगातार जारी हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार जारी हैं। एक दिवसीय महामोर्चा हम लोग का लगातार जारी है। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम लोग कर रहे हैं और सीए एनआरसी को हम लोग चाहते हैं कि लागू हो। रोहिंग्या का बहुत जड़ तक जांच किया जाए, पाकिस्तानी एजेंट जो अंदर तक घुसे हुए हैं इन लोग को किनारे किया जाए। ये जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इसको हम लोग रोकने की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। अगली खबर का रुख करेंगे तो देश की सियासत में जहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला छाया हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सदन में इसको लेकर बवाल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर जमकर हंगामा हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहा। नेशनल हेराल्ड मामले में मिली राहत को लेकर विपक्षी सदस्य सत्यमेव जयते के पोस्टर और तख्ती लेकर सदन में पहुंचे। सदन में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ तो प्रश्नकाल को 3 बार स्थगित करना पड़ा। दूसरी तरफ जैसे ही प्रश्नकाल के बाद कार्यवाही शुरू हुई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में स्थगन प्रस्ताव रखा। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच स्थगन को लेकर तीखी बहस हुई। भूपेश बघेल ने एजेंसियों पर दुरुपयोग का आरोप लगाया। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले, कोल लेवी, डीएमएफ फंड घोटाला, सीजीपीएससी भर्ती घोटाला में केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। सारे विधायक गर्भगृह में गए और निलंबित हो गए। हम लोग को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सत्य की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमने सत्यमेव जयते जो भारत का स्लोगन है, जो सत्य का रास्ता है, जो हमारे महापुरुषों का रास्ता है, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, महावीर की बात हो, गुरु नानक देव की बात हो, कबीर की बात हो, चाहे गुरु घासीदास की बात हो, सबने सत्य के मार्ग में चलने का कहा है। आज हम सब सत्य की बात कहें तो सत्य के नाम से भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री के उपसचिव पर सौम्या चौरसिया पर ईडी ने शिकंजा कसा है। पहले कोल लेवी और अब 3200 करोड़ के शराब घोटाला को लेकर ईडी ने पूछताछ की, साथ ही कोर्ट से रिमांड पर लिया है। कांग्रेस के एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो लोग इस प्रदेश को, इस देश को लूटने में साथ में रहते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए जो एजेंसियां बनी हुई है, उन एजेंसियों को एक तो जब सरकार में होते हैं तब उनको प्रतिबंधित करते हैं,
और जब विपक्ष में आते हैं तब फिर उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सियासी तकरार कोई नया नहीं है। घोटाले के तमाम मामले कांग्रेस सरकार के समय से जांच के दायरे में हैं। तब भी ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था। एक बार फिर सियासी माहौल गर्म है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई। वंदे मातरम पर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भाग लिया। इस दौरान तथ्यों को लेकर वार पलटवार भी हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए भी नजर आए। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा में किसने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोकसभा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा में भी वंदे मातरम पर लगभग 5 घंटे तक चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वंदे मातरम को लेकर भूमिका रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, वंदे मातरम गौरव गाथा का वर्णन करना देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। शहीद इस गीत के साथ फांसी के फंदे को भी स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने गीत को लेकर कांग्रेस के रुख की आलोचना की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भारत में भूमि को मां के रूप में मानते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, जब तक भारत मां रहेगी तब तक वंदे मातरम का उद्घोष होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर वंदे मातरम की लाइन को न हटाया गया होता तो भारत का विभाजन भी नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, कुछ लोग बोलते हैं इस गीत के नेहरू जी ने टुकड़े किए। वंदे मातरम देश के विभाजन का कारण बना, इतिहास न बिगाड़े। बच्चों को गलत इतिहास बता देंगे तो यह उचित नहीं होगा। महंत ने कहा, मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को प्रणाम करता हूं। उनके कारण यह गीत हमको मिला। इस गीत का उपयोग कर कुछ लोग भारत को बांटने में लगे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने वंदे मातरम का केवल 4 पंक्ति गा करके उसको कहते हैं तुष्टिकरण करने का काम किया है। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर जिस तरीके से उन्होंने इसको शेष जो कहते हैं पंक्तियां हैं उनको किस तरीके से हटाया, ये तो पूरा देश जानता है। तो अब उनको पीड़ा क्यों हो रही है? और तो और जब देश जब वंदे मातरम के जब कहते हैं 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब देश कहते हैं अंग्रेजों के उसमें था, हवाले था। अंग्रेजों के कहते हैं कुशासन से पीड़ित था। देश की संसद के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा हुई। वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का महामंत्र है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि वार पलटवार की सियासत से अलग मां भारती की वंदना के गीत वंदे मातरम को सभी पक्ष धरातल पर सार्थक करते नजर आए। तभी यह गीत सार्थक होगा और राष्ट्र चेतना को भी नई ऊर्जा मिलेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं तो बस्तर में नक्सलवाद को एक बार फिर से झटका लगा है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के सामने 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार सरेंडर करने वालों में 3 ASM और 2 DCM के भी मेंबर हैं और अबुझमाड़ के बिहड़ों में सक्रिय थे। इसके पहले शनिवार को डरेकसा एरिया कमेटी कमांडर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मेंदरी निवासी रोशन उर्फ मारा एरिया वेजा, बीजापुर जिले की उसूर तहसील के वेरापल्ली निवासी सुभाष उर्फ पोजा बड़ू राववा और नारायणपुर जिले के रेखापाल निवासी रतन उर्फ मनकू ओमा पोयाम ने पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के सामने सरेंडर किया था। तो नक्सलवाद को एक और बड़ा झटका लगा है। 11 नक्सलियों ने, आपको बता दें, एक साथ सरेंडर किया है। सभी पर 37 लाख रुपए का इनाम था। आबूझमाड़ के बीहड़ों में ये सब सक्रिय थे। सभी पर आपको बता दें कि कुल 37 लाख का इनाम था। तो आत्मसमर्पित नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। 3 ASM और 2 DCM के मेंबर भी इसमें हैं। वहीं 11 नक्सलियों ने, आपको बता दें कि एक साथ सरेंडर किया है।
जिला नारायणपुर मुख्यालय में कुल 11 माओवादी ने सरेंडर किया है। ये कुल 37 लाख के इनामी नक्सली थे, जिसमें से कंपनी जो PLJV कंपनी है उसमें से 3 मेंबर, ACM 1 और 7 पार्टी मेंबर ने आज सरेंडर किया है। और ये पुनः मार्गेम का जो हमारा योजना है और इसमें बहुत सारे अन्य नक्सल्स भी हैं जो और आगे बाहर आकर पुनर्वास करना चाहते हैं। अभी इस हमारे नारायणपुर जिले में इस वर्ष 298 कुल पुनर्वास हो चुके हैं नक्सली। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि यदि पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत पति से भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने इस आधार पर फैमिली कोर्ट के साल 2009 के फैसले को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की पहचान गोपनीय रखी। मामले में पति ने पत्नी पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया था, जिसे गवाहों और पंचायतनामा से सिद्ध माना गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे आचरण पर धारा 18(3) के तहत पत्नी को भरण पोषण से वंचित करते हैं। तो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में स्लोवाकिया से फिल्म निर्माता और एम्बेसडर रोबोट ने भी भागीदारी निभाई। इस दौरान मीडिया से चर्चा में रोबोट ने कहा कि स्लोवाकिया में फिल्मों का निर्माण एक बेहतर विकल्प हो सकता है। स्लोवाकिया एम्बेसी से खजुराहो आए रोबोट ने कहा कि स्लोवाकिया को एक फिल्म निर्माण स्थल के रूप में बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। हम भारतीय फिल्म निर्माताओं का स्लोवाकिया में स्वागत करना चाहते हैं ताकि वे फिल्में बना सके। रोबोट ने बताया कि वो पहली बार 1991 में भारत आए थे। उस समय मेरी पसंदीदा फिल्म साजन थी, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। फिल्मी चेहरे स्लोवाकिया में प्रदर्शित हुए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रोबोट ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने कहा था कि स्लोवाकिया न केवल फिल्में बनाने, शूटिंग करने के लिए बल्कि रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। उन्होंने आगे कहा, जैसा आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान जैसे सितारों की कई भारतीय फिल्में हैं। आप बस नाम लीजिए, वे सभी शानदार थी। इस दौरान रोबोट ने कुछ हिंदी फिल्मों के गाने भी गुनगुनाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।